हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा है कि सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे और हमको किस प्रकार से नॉन हिंदी में आंसर लिखना है, किन किन पॉइंटों को ख्याल में रखना है ताकि हमारा 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। तो सारे क्लास दे चुका हूं, आज महा मैराथन क्लास है, बस कुछ क्षणों में आपको मैं 100 मार्क्स कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, मैं जो पॉइंट बोलूंगा उन सारे पॉइंट को सिर्फ ख्याल में रखना है, ठीक है। तो आज की यह क्लास महा मैराथन क्लास है और महा मैराथन क्लास में आज ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। आज इनको पूरा का पूरा बता देंगे और इनके बाद ये लोग भी नहीं आएंगे क्योंकि आज मैं खुद बुलाया हूं, क्योंकि नॉन हिंदी में सभी को 100 मार्क्स कंप्लीट करवाना है। तो बेहतरीन तरीका से ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी दोनों जगह हमने तैयारी करवा दिया है, ठीक है। आज सिर्फ महा मैराथन क्लास है, कुछ मिनटों का क्लास होगा और इसमें आपका 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा ध्यान दीजिएगा। पहला बात, आपको पॉइंट को ख्याल रखना है, ये जो आपके चार्ट रहते हैं इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ क्या है, इससे आपके एग्जाम में हर एक साल 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूं, इससे आपके एग्जाम में 10 नंबर रहेगा। आप कहिएगा कि सर जी 10 नंबर आप क्यों बोले? तो देखिए क्वेश्चनों की संख्या आपका डबल है। क्या है? क्वेश्चनों की संख्या डबल कर दिया गया है, यानी दोगुना कर दिया गया है। तो दोगुना किया गया तो हर एक साल इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब की बार काफी ज्यादा संभावना है इससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अब यह चार्ट क्या है, आइए एक एक चार्ट को पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो बोलिएगा, ठीक है, साथ में बोलिएगा, कोई दिक्कत। ध्यान से सुनिए, इसको मैं पढ़ रहा हूं एक एक करके और आपको बस 5 से 2 मिनट ध्यान से सुनना है। अगर इसको सुनते हैं तो आपका 10 मार्क्स आज ही एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग बेहतरीन तरीका से कंप्लीट कर भी लिए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यह क्लास समझिए तो एज अ रिवीजन ही है। अगर रिवीजन बेहतरीन हो जाए तो आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ऐसे है, लेकिन पाठ का नाम आपका दिया हुआ है तू जिंदा है तो। प्रश्न आपसे पूछेंगे तू जिंदा है तो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो हम लोग क्या बताएंगे? कविता। क्या बताएंगे? कविता। प्रश्न दूसरा आपसे इस प्रकार से पूछेंगे तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? शंकर शैलेंद्र। क्या बताएंगे? शंकर शैलेंद्र। दूसरा चैप्टर है आपका ईदगाह। क्या है? ईदगाह। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे ईदगाह पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या बोलेंगे? कहानी। क्या बोलेंगे? कहानी। दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछेंगे आपसे तू ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? प्रेमचंद। देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी पूछेंगे प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी का क्या नाम है? तो क्या बताएंगे? ईदगाह। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी पहला चैप्टर जैसे था हमारा तू जिंदा है तो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखित कविता का क्या नाम है? तो हम क्या बताएंगे? तू जिंदा है। तो क्या बताएंगे? तू जिंदा है। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रमवीर पूछेंगे आपसे क्रमवीर पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या बताएंगे? यात्रा कविता। क्या बताएंगे? कविता। क्रमवीर पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता। पूछेंगे क्रमवीर पाठ के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछ सकता है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित कविता का क्या नाम है? तो क्या बताएंगे? क्रमवीर। ध्यान से सुनिएगा, बस आपको सुनना है क्योंकि यह पूरे चार्ट पढ़ूंगा। उसके बाद जो बोर्ड पे लिखे उस पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहले आपको 10 मार्क्स कंप्लीट करवाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत द्वारा लिखित कविता का नाम, सॉरी ये चैप्टर का नाम है आपका बाल गोविंद भगत। पाठ का नाम है क्या है? पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। और इसके लेखक कौन है प्रश्न पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? रामवृक्ष बेनीपुर। क्या बताएंगे? रामवृक्ष बेनीपुर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि देखिए पाठ की विधा, यानी पाठ की विधा कहने का मतलब वो पाठ क्या है? निबंध है, कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है या यात्रा वृत्तांत है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा बाल गोविंद भगत पाठ कौन सी विधा है पाठ की? तो क्या बताएंगे? रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। पांचवा है हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। और प्रश्न पूछे आपसे कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो क्या आंसर बताएंगे? कांता प्रसाद सिंह कांत। देखिए कान को इसका यानी शॉर्ट नेम था, उर्फ कह सकते हैं, ठीक है। इसको कान कहकर भी बहुत सारे व्यक्ति पुकारते थे। अगला चैप्टर है हमारा बिहारी के दोहे, छठे चैप्टर है। प्रश्न आपसे पूछेंगे बिहारी के दोहे पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या बताएंगे? कविता। क्या बताएंगे? कविता। प्रश्न पूछे बिहारी के दोहे पाठ के लेखक कौन है? तो खुद बिहारी जी। क्या है? बिहारी जी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 7वें नंबर पाठ का, कह रहा है ठेस।
ठेस कहानी पाठ की कौन सी विधा है? ठेस कहानी पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी। कौन सी विधा है? कहानी। प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या बताएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रकार से भी कभी कभी यह क्वेश्चन पूछता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी का क्या नाम है? तो क्या बताएंगे? ठेस कहानी। ठीक है, ठेस कहानी। अगले है आपका पाठ बच्चे की दुआ। प्रश्न पूछेगा बच्चे की दुआ पाठ कौन सी विधा है? तो क्या बताएंगे? कविता। और इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। ध्यान से सुनिए, अभी आपको यह भी समझना है कि अभी हम 10 नंबर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं एज ए मौखिक में। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। अगला आपसे पूछ सकता है अशोक का शस्त्र त्याग पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या बताएंगे? एकांकी। क्या बताएंगे? एकांकी। कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है? तो वंशीधर श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? वंशीधर श्रीवास्तव। अगला है आपके 10वें नंबर चैप्टर, कह रहा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या है चैप्टर का नाम? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पूछे आपसे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध। कौन सी विधा है? निबंध। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की कौन सी विधा है? निबंध। कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। क्या आ जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन में कभी कभी रहेगा दिनकर जी द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है, या कविता का नाम क्या है, या निबंध का नाम क्या है? जो रहे तो निबंध है। हमारा इस चैप्टर में हमारा बुक में निबंध है, तो निबंध उनका कौन सा निबंध था? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला है आपके 11 नंबर चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर का नाम है कबीर के पद। क्या नाम है? कबीर के पद। कभी कभी पूछे कि कबीर के पद पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या बताएंगे? कबीरदास। क्या हो जाएगा? सॉरी, कबीर के पद पाठ की कौन सी विधा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कविता। क्या हो जाएगा? कविता। और कबीर के पद के लेखक कौन है? तो खुद कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। अगला है आपके लिए 12 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर का आपका नाम है विक्रमशिला। अब विक्रमशिला पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो देखिए पापू वीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिएगा, आप लोग यहाँ पर देखने को मौका मिले तो देख लीजिए। पापू कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक विकास समिति, यानी जिन्होंने इस बुक को छापा, यानी इस बुक को लिखा, उनके द्वारा यह कविता, यह कविता हो या कहानी हो, इसको संग्रहित किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो पापू वीसी जहां पर है, इसका मतलब समझिएगा पाठ्य पुस्तक विकास समिति। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अगला है आपके लिए चैप्टर पीपल। पीपल पाठ की कौन सी विधा है? सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे छूट गया। विक्रमशिला। विक्रमशिला पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध। कौन सी विधा है? अगला चैप्टर है आपका दीदी की डायरी। कभी कभी पूछेगा कि दीदी की डायरी पाठ की कौन सी विधा है? तो डायरी है। अब कहेगा, आपके मन में सवाल उठेगा कि डायरी क्या होता है। देखिए, डायरी ऐसे चीज होते हैं जिनमें हम अपने यानी जो भी दिनचर्या हो उसको लिखते हैं, या मेन पॉइंट जो भी हमको ख्याल रखना है आने वाले भविष्य में, या हमें किसी और को अपने भविष्य के बारे में बताना है, अपने अतीत के बारे में बताना है, तो हम वही चीज को डायरी में लिखते। तो डायरी क्या हो गया? निबंध हो गया। इसके लेखक कौन है? तो संकलित दिया हुआ। देखिए, संकलित मतलब क्या हो गया? यह भी किसका है? तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति का। ठीक है, संकलित वहां पर नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे आपके बुक में पता नहीं ये गलत प्रिंट है या क्या, संकलित दे दिया, तो हम लोग संकलित खोजते रहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है और हम लोग गलत करके चले जाते, गलत करके चले जाते हैं ना। तो इसका भी, यानी इसके भी लेखक कौन है? तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति। कौन है? तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। अगला है आपके लिए चैप्टर पीपल। क्या है? पीपल। तो पीपल पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता है। क्या है? कविता है। और इसके लेखक कौन हो गया? तो आपका गोपाल सिंह नेपाली। क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह नेपाली। कभी कभी क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे कि पूछ सकते हैं गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित कविता का क्या नाम है, तो हम क्या बताएंगे? पीपल। क्या बताएंगे? पीपल। अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर है आपका दीन बंधु निराला। क्या है? दीन बंधु निराला। दीन बंधु निराला। तो दीन बंधु निराला पाठ की कौन सी विधा है? निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध। और दीन बंधु निराला पाठ निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य शिवपूजन सहाय। क्या हो जाएगा? आचार्य शिवपूजन सहाय। अगला देखिए, सबको आप लोग मौखिक में याद कर लीजिए। बहुत ही महामैराथन क्लास दे रहा हूँ आज। 100 मार्क्स जब तक आपका कंप्लीट नहीं करवाऊंगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं, क्योंकि ऑफलाइन की आज लास्ट क्लास है, समझिए। ठीक है, अगला है खेमा।
खेमा कहानी पाठ की कौन सी विधा है, अब सॉरी खेमा पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या हो जाएगा, यह कहानी है। क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो बताएंगे, क्या बताएंगे, संकलित। यहाँ पर भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, संकलित। तो संकलित मतलब क्या, ये कहीं से संकलित किया गया, इसका मतलब पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ही लिखा गया। संकलित मतलब कहीं से इसको लिया गया, संकलित किया गया, तो कौन करेगा भाई, बुक जो छपता है वही ना करेगा, तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति, इसका भी क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका खुशबू रचते हैं हाथ। क्या है, खुशबू रचते हैं, तो खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की कौन सी विधा है, कविता। कौन सी विधा है, कविता। और इसके लेखक कौन है, तो अरुण कमल। क्या हो जाएगा, अरुण कमल। अगला देखिए, अगला है आपका खुशबू हौसले की उड़ान। क्या है, हौसले की उड़ान। तो हौसले की उड़ान पाठ की कौन सी विधा है, तो निबंध। कौन सी विधा है, निबंध। और इसके लेखक कौन है, तो पापू विश्व, ये कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक विकास समिति। देखिए हौसले की उड़ान के भी लेखक कौन हो जाएंगे, तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। कहने का मतलब जिन्होंने बुक छाप रहा था उन्होंने ही इस कविता को कहीं ना कहीं से लिखा है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला है जननायक कपूरी ठाकुर। कौन चैप्टर का नाम है, चैप्टर हो गया आपका 19 नंबर चैप्टर। 19 नंबर चैप्टर का क्या नाम है, जननायक कपूरी ठाकुर। कभी कभी आपसे पूछेगा जननायक कपूरी ठाकुर पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या बताएंगे, जीवनी। क्या होगा, जीवनी। बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं पाता कि जीवनी क्या होता है। देखिए जीवनी मतलब किसी के जीवन के बारे में बताना। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, वो मरे कैसे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवनी। तो जीवनी, तो जननायक कपूरी ठाकुर पाठ की जीवनी हो गया। इसके लेखक भी कौन है, तो जननायक कपूरी ठाकुर नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे अगर ऑप्शन में दे देते जननायक कपूरी ठाकुर, तो हम वहां पे जननायक कपूरी ठाकुर लगा कर चल लेते, नहीं, जननायक कपूरी ठाकुर नहीं है। जननायक कपूरी ठाकुर हालांकि बहुत सारे बुक भी लिखे, वगैरह वगैरह प्रकार के कार्य भी किए, लेकिन उनका यह नहीं है, यह खुद जो बुक छाप रहे थे, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा यह लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका भी कौन हो जाएगा, तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति। झांसी की रानी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से अब की बार यानी 2020 में काफी ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, झांसी की रानी। ठीक है, तो झांसी की रानी पाठ की कौन सी विधा है, कविता है। कौन सी विधा है, कविता। तो कविता, इनके लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला चैप्टर है आपका चिकित्सा का चक्कर। क्या है, चिकित्सा का चक्कर। तो चिकित्सा का चक्कर पाठ की कौन सी विधा है, तो हम बताएंगे हास्य व्यंग। क्या बताएंगे, हास्य व्यंग। चिकित्सा का चक्कर पाठ की कौन सी विधा है, तो हास्य व्यंग। इसके लेखक कौन है, तो बेढप बनारसी। कौन है, तो बेढप बनारसी, नाम बड़ी अजीब था उनका। ठीक है, अगला देखिए, अगला चैप्टर आपका नंबर 22 नंबर चैप्टर। 22 नंबर चैप्टर का नाम है आपका सुदामा चरित्र। क्या नाम है, सुदामा चरित्र। तो देखिए सुदामा चरित्र पाठ की कौन सी विधा है, तो कविता है। कौन सी विधा है, तो कविता है। और इसके लेखक कौन है, तो नरोत्तम दास है। इसके लेखक कौन है, तो नरोत्तम दास है। अगला चैप्टर लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है आपका राह भट्ट के हिरण के बच्चे। क्या नाम है, राह भट्ट के हिरण के बच्चे। और आपसे प्रश्न पूछेगा राह भट्ट के हिरण के बच्चे पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या बताएंगे, कविता। कौन सी विधा है, तो कविता। और इसके लेखक कौन है, तो दिया हुआ डावी वियतनाम। देखिए इसका नाम पूरा नहीं दिया है, लेकिन डावी वियतनाम कहने का मतलब यह वियतनाम के रहने वाले कोई थे। इनका नाम अभी तक कहीं का पूरा बेहतरीन तरीका से नहीं दिया है डॉक्टर, कुछ हो सकता है, नाम मुझे ना मालूम। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 10 नंबर कंप्लीट। कितने नंबर कंप्लीट हो गया, 10 नंबर। अब 90 नंबर की खेला शुरुआत हो रहा है। क्या, कितने नंबर का खेला शुरुआत हो रहा है, 90 नंबर की। तो 90 नंबर में आप लोगों को ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी दोनों जगह ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर याद करवाया गया, रटाया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीका से चैप्टर को पढ़ाया गया। ठीक है, तो आप लोग जितना भी मैं पढ़ा दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखे तो ऑब्जेक्टिव की क्लास देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको मॉडल सेट की भी तैयारी करवाया है और ऑब्जेक्टिव की बेहतरीन तरीका से चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराया। तो वहां से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारे पे चर्चा करते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम हिंदी से हटकर, यानी इस हिंदी की दुनिया से हटकर हिंदी व्याकरण की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि मैंने लिखा हूं आपके लिए आपका हिंदी। देखिए नॉन हिंदी क्लास 10 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स आज कंप्लीट। तो कहने का मतलब 100 मार्क्स कैसे कंप्लीट होगा, तो देखिए 50 मार्क्स है ना आपके हिंदी से रहता है। कितने रहता है, 50 मार्क्स आपके हिंदी से रहता है और 50 मार्क्स आपके हिंदी व्याकरण से रहता है। किससे रहता है, तो हिंदी व्याकरण से 50 मार्क्स, और टोटल मिलाकर 100 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी बार कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स से? 200, यानी डबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्वेश्चनों की संख्या यानी 100 मार्क्स का ही देना, कहने का मतलब 50% को आपको आंसर देना। इस बात को याद रखिएगा। अब आपको एक कंफ्यूज सबसे पहले दूर कर दूं, आप लोग कहते हैं कि क्या सर हम हिंदी तैयारी कर लेंगे, हिंदी व्याकरण की तैयारी नहीं है, तो क्या हम 100 मार्क्स एग्जाम में ला सकते? देखिए बउआ, हम कह सकते हैं कि आप ला सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर रहेगा आप हिंदी की तैयारी को छोड़कर हिंदी व्याकरण की ही सिर्फ तैयारी कर लीजिए, तो आप हिंदी में 100 मार्क्स ला सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही आसान है। अब कहिएगा सर जी यह बात क्यों बोले, तो आइए समझाते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र आते हैं, संवाद आते हैं, सूचना आते हैं, जिससे 5 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पत्र लिखना मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से सिखा दिया हूं। संवाद क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, संवाद कहने का मतलब संवाद 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 देशों के बीच में या 2 भाइयों के बीच में, 2 बहनों के बीच में, आपस में एक लड़का लड़की कैसे बात करेंगे, इनके ये इसी को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और संवाद हमेशा विशेष टॉपिक पे होता है। जैसे नरेंद्र मोदी अगर हमारे अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करेंगे तो कुछ विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संवाद कीजिए, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस टॉपिक पे। कभी कभी भाई बहन में पुस्तक लेने पे संवाद कीजिए, दोस्तों से पुस्तक लेने में संवाद कीजिए, कभी कभी प्राधान्याचार्य से स्कूल में बेहतर साफ सफाई साफ सुथरा के लिए संवाद कीजिए। तो इस प्रकार से संवाद, तो संवाद में आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले कभी भी किसी से संवाद करना हो तो आप उनसे नाम पूछिएगा सबसे पहले, या कैसे हो, क्या हाल है, क्या दोस्ती, ये सब थोड़ा सा पूछ के तो वो भी आपको आंसर बताएंगे। दोनों का आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग संवाद में बहुत सारे संवाद हम आपको करवा भी दिया हूं, तो संवाद में जैसे एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम रहेगा तो वो व्यक्ति क्या बोल रहे, उसके जवाब में दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहे उसको लिखना, फिर तीसरा व्यक्ति क्या बोले उसको लिखना। यानी इस प्रकार से जब तक जो हमारा टॉपिक हो, जैसे हमारा टॉपिक है हमें अपने दोस्तों से बुक मानना, तो हम क्या कहेंगे कि क्या राम कैसे क्या हाल है, तो बोलेंगे हाँ मोहित मेरा हाल ठीक है, तुम अपना बताओ, तो हम भी बोलेंगे हाँ मेरा भी ठीक है। वो फिर उधर से बोलेंगे तब क्या सब चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चला, हाँ यार पढ़ाई तो बढ़िया चला। फिर हम जवाब में देंगे हाँ यार पढ़ाई तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या बताए मुझे मैथ की बुक की जरूरत है, काश मिल जाता तो मैं अपना जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेता, कि यार तुम दे दो ना। तो फिर कहेंगे यार मुझे, वो भी बोलेंगे ऐसे लिखना है कि यार वो भी मुझे भी मैथ की जरूरत है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं तुझे बुक दे देता हूं, तुम लिख लो 2 से 3 दिन में या 1 दिन में और फिर से मुझे बुक दे देना। तो उसके बाद हाँ दे दो तुम, हम लिख कर पुनः से आपके पास पहुंचा दूंगा। बात मेरा संवाद खत्म हो गया, मेरा 5 नंबर मिल जाएगा। पत्र पूछे, पत्र में 2 प्रकार के पत्र होते हैं। पत्र का है कि कभी कभी प्राधान्याचार्य के पास 5 दिन को छुट्टी के लिए कोरोना वायरस पे लिखे वगैरह वगैरह प्रकार के पत्र पूछते। बहुत सारे पत्र आपको करवा दिया हूं, ठीक है। तो पत्र पूछे तो पत्र में यानी एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। कितने प्रकार के पत्र होते हैं? 2 प्रकार के, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो औपचारिक में आपसे हमेशा प्राधान्याचार्य सीएम के पास, पीएम के पास वगैरह वगैरह के पास एक बेहतर पत्र लिखने के, किसी चीज के संबंध में लिखना। अनौपचारिक मतलब माता है आप बोर्ड एग्जाम में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स कैसे लाएंगे, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी अगर अनौपचारिक पत्र पूछे तो एक बार है ना सूचना भी पूछ लिया था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या किया था, एक बार सूचना भी पूछ लिया था, और सूचना भी पूछने की संभावना रहता है। तो सूचना में क्या, जैसे सूचना कहने का मतलब हम लोग जैसे क्लास आपका बंद करते हैं तो कहते हैं ना सूचना आज दीक्षा क्लास स्टडी पे कोई भी क्लास नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको सूचना देना है तो सूचना में लिखिएगा ना कि महाशय ऐसे ऐसे है, या जिसको भी आप सूचना देना चाहते हैं। तो जैसे स्कूल में विद्यार्थी लोगों को सूचना देना है तो आप लिखेंगे ना, आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतना से लेकर इतना तक यह विद्यालय बंद रहेगा किसी कार्यवंत या किसी पर्व के कारण। तो यह इस प्रकार से आपको सूचना भी पूछता है। तो 1-2 सूचना भी आप लोग है ना लिखना सीख लीजिएगा, ठीक है। और हम सिखाए भी हुए हैं। तो यहां से हमारा 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां से 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा निबंध। देखिए निबंध से ना 10 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 10 नंबर। कितने नंबर पूछे जाते हैं? 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए निबंध में है ना कोई ठीक नहीं है कि वह कहां से निबंध पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि निबंध में ऐसे ऐसे निबंध होते हैं ना किसी विशेष चीज पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से चर्चा करना। लेकिन अब की बार के लिए गेस क्वेश्चन में किया हूं तो कुछ यहाँ पे शायद 7 गेस, कितने गेस किया हूं? 7 गेस किया हूं। 7 को आप लोग है ना बेहतरीन तरीका से राइटिंग में 2 से 4 बार 5 बार लिख लीजिएगा। अगर कोई आएगा पढ़ पढ़ के लिखिएगा। कैसे लिखना है? तो पढ़ पढ़ के लिखना है। निबंध को जैसे ही पढ़ पढ़ के लिखिएगा ना तो आपको बहुत सारी चीज याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में
क्वेश्चन है या उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है तो आप लोग बेहतरीन तरीका से लिख सकते हैं। जब तक आप पढ़ के नहीं लिखिएगा तब तक आप लिख नहीं सकते। पहला गेस किया हूं ईद, ठीक है, ईद पे भी काफी बार पूछे जाते हैं ईद पर्व क्या होता है वगैरह वगैरह प्रकार के निबंध आप लोगों को लिखना मैं सिखा चुका हूं। तो निबंध भी आप लोग बेहतरीन तरीका से लिख सकते हैं। ईद पे निबंध यानी बहुत ही यानी 200 से 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो निबंध इसको लिखिएगा, ठीक है, 1 से 2 बार लिख लीजिएगा एग्जाम से पहले। मैं बार बार बोल रहा हूँ लिखिएगा तो पढ़ के लिखिएगा और बहुत बार लिख लीजिएगा। बहुत बार लिखिएगा ना तो कहीं ईद पूछ दिया तो आप लोग लिख सकते हैं, बकरीद पूछ दिया तो बकरीद भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले लिखना पड़ेगा। प्रदूषण पे निबंध पूछने की आपकी बार काफी ज्यादा संभावना है क्योंकि हमारे बिहार के क्या कह सकते पटना को ले लीजिए, दुनिया का सबसे गंदा शहर पटना को कहा जाता है। तो प्रदूषण पे काफी ज्यादा बिहार पे यानी बिहार वाले सोचते हैं तो प्रदूषण पूछ सकते हैं, होली पूछ सकते हैं, नारी शिक्षा पूछ सकते हैं, कंप्यूटर बहुत ही बेहतर है, कंप्यूटर पे काफी ज्यादा संभावना है कि कंप्यूटर पूछ सकते हैं। इन सारे को आपको याद करना है, लिखना है, ठीक है, याद करना है। ये निबंध याद नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे निबंध को रटते रहे, रट्टा मारते रहे, कभी भी 10 नंबर पूरा नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर आपको 10 मार्क्स पूरा करना है तो आपको इन सारे को पढ़ के 2 से 4 बार 5 बार 6 बार लिखिएगा तभी जाकर आपको 10 मार्क्स 10 नंबर काफी मायने रखता है। आपको एग्जाम में टॉपर बना सकता है, फेल करवा सकता है 10 नंबर, ठीक है। तो ये 10 नंबर आपको कंप्लीट। हमारा विद्यालय या कभी कभी विद्यालय पे लिखे तो विद्यालय पे यहाँ पे कंप्यूटर की आज स्थिति क्या है वगैरह वगैरह प्रकार के लगाकर कंप्यूटर भी आपसे पूछ सकते हैं। मेरे प्रिय खेल कभी कहेगा मेरे प्रिय खेल क्रिकेट पे लिखे, कभी कहेगा मेरे प्रिय खेल फुटबॉल पे लिखे वगैरह वगैरह प्रकार से, या कहेगा आपके प्रिय खेल जो भी है उस पे लिखे तो आपको वहां पे भी ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं नहीं किया हूँ एक कोरोना वायरस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो कोरोना वायरस आप लोग तो रट्टा मार के होंगे या लिख लिए होंगे, इसलिए मैं नहीं, क्योंकि जो ज्यादा अपवाद में रहता है वो क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड पता नहीं कैसे उसको मालूम चल जाता है। अपवाद में जो चीज ज्यादा रहता है कि अब की बार यह पूछने की बहुत संभावना यही पूछेगा, वो पूछवे नहीं करता, ठीक है। तो अपवाद को छोड़ दीजिए, इन सारे को आप लोग बेहतरीन तरीका से 2 से 4 बार 5 बार जितना बार लिखना पड़े पढ़ के कॉपी में राइटिंग भर के लिख लीजिएगा तो पक्का 10 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग जो याद की है उसको भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक है आपके लिए गद्यांश, ठीक है। गद्यांश भी 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के। कितने नंबर के? 10 नंबर के। ठीक है, गद्यांश क्या होता है? गद्यांश कह सकते एक प्रकार का कहानी रहता है, एक प्रकार के क्या कहते हैं कि कुछ पॉइंट दे देंगे और आपको 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। 2 पंचे 10 हो गया। कितने क्वेश्चन हो गया? 2 पंचे 10, तो 5 नंबर के पूछेंगे और आपको गद्यांश दे देंगे और उसी गद्यांश को आपको पढ़कर और उसी में से आंसर ढूंढना रहता है। क्या करना रहता है? जैसे हम एक कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने के बाद जैसे ईदगाह कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो ईदगाह कहानी से बहुत सारे क्वेश्चन निकालते हैं ना, अमीना कौन थी, हामिद कौन था, हामिद के पिता कौन थे, हामिद के मम्मी क्या थे, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन निकालते हैं ना, प्रेमचंद्र कौन था, बहुत सारे क्वेश्चन निकालते हैं। तो गद्यांश से ना, यानी गद्यांश आपको गद्यांश थोड़ा सा भाष्य होता है। क्या होता है? भाष्य होता है। उसको पढ़कर आंसर निकालना काफी कठिन होता है। आंसर बहुत सारे बच्चे गद्यांश लिखते इतने बड़े बड़े आंसर लिख देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता। गद्यांश पढ़िए और उससे मूल बातों को देखिए। गद्यांश अगर आपको 10 नंबर लाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, गद्यांश पढ़ने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार नहीं, एग्जाम में भी 2 से 3 बार पहले पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। गद्यांश में सबसे पहले पूरे गद्यांश को न पढ़कर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे और उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद जो भी गद्यांश हमारा लिखा रहेगा उस गद्यांश को पढ़ेंगे और सारे 5 पॉइंट को, यानी 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन रहता है, उस 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपको 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर जी अभी तक आप कितना मार्क्स कंप्लीट करा? आइए गिनाते हैं। देखिए पहला तो यहाँ पे हम आपको 25 मार्क्स कंप्लीट करवाए। कितने मार्क्स कंप्लीट करवाए? 25 मार्क्स कंप्लीट करवाए और उसके बाद 25 मार्क्स मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में रहता है। एकदम मान लीजिए क्या ऑब्जेक्टिव में 25 से 26 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स रहबे करेगा। तो कितना मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया? पूरा का पूरा 50 मार्क्स हिंदी व्याकरण से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हिंदी से आपका क्या है? हिंदी से मैंने बोला आपको 10 मार्क्स ऐसे कंप्लीट करवाया। ठीक है, 10 मार्क्स ऐसे कंप्लीट करवाया। उसके बाद आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन रहता है? शायद 10 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन रहता है? 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन का एग्जाम यानी 10 क्वेश्चन रहता है और 5 का आंसर देना, तो 10 नंबर वहां से कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर से। उसके बाद आपका एक दीर्घोत्तरीय में रहेगा तो दीर्घोत्तरीय से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 15 नंबर इस प्रकार से। और बाकी जो बच गया आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे
इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल के टोटल 100 मार्क्स आपका कंप्लीट। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपका छोड़ रहा था जिस क्वेश्चन का नाम है कि सर अगर हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे तो 100 मार्क्स आ जाएगा। जी हाँ, आ जाएगा, एकदम आसान है। हिंदी व्याकरण पे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो पूरा का पूरा 100 मार्क्स आ जाएगा। कैसे आएगा आइए थोड़ा सा समझाते हैं, बड़ी विस्तार में समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे समझना है। हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 200। मान लीजिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 200। क्योंकि 200 क्वेश्चन नहीं मांग लिए तो मार्क्स मान लीजिए कितने मांग लिए? 200 मार्क्स का आपके एग्जाम में कितना क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चनों की संख्या डबल किया है। तो जैसे पहले अगर हिंदी व्याकरण में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता था तो अब की बार क्वेश्चन कितना पूछ सकता है? 50 नंबर का पूछ सकता है। हिंदी में 25 नंबर क्वेश्चन पूछता था तो हिंदी में भी अब की बार क्या कर सकता है? 50 नंबर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? 50 नंबर पूछ। तो देखिए हिंदी में तो हम 23 चैप्टर पढ़ेंगे तब हम 50 क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो हम इसका क्या कर सकते हैं? 50 लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव में हिंदी को छोड़कर खाली इस पर भी फोकस कीजिएगा तो आपका 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा? 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। 50 नंबर यहां से कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपको 25 नंबर हम सब्जेक्टिव में कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल कितना नंबर कंप्लीट हो गया? 75 नंबर कंप्लीट हो गया। कितना नंबर कंप्लीट हो गया? 75 नंबर। बाकी बचा कितना नंबर? 25 नंबर ना बचा। तो 25 नंबर आप हिंदी से नहीं कंप्लीट कर सकते। हिंदी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखिएगा तो आपका बहुत सारे यानी नंबर आ जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव में ऐसा थोड़ी कि आप ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे व्यक्ति तो पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़े रहते तो वो लगा सकते हैं। कभी कभी हिंदी व्याकरण में गलती हो जाता है तो हम यहाँ से लगा, यानी किसी भी तरीका से 100 क्वेश्चन रहेगा तो आपको यहाँ से 50 को मारकर ही आना, यानी 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम से फिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका 25 नंबर हिंदी व्याकरण से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर जो भी बचते हैं आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा कितने नंबर कंप्लीट हो जाएगा? 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। महामैराथन क्लास में आपको पूरा का पूरा चीज समझा दिए किस प्रकार से पढ़ना है। सारा क्लास में दे चुका हूं, हिंदी व्याकरण का क्लास दे चुका हूं, आपका हिंदी का क्लास दे चुका हूं, प्लस में सब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन की क्लास दे रहा हूं जो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था। मॉडल सेट की क्लास दिया हूं, सभी क्लास दे चुका हूं। तो आप लोग सभी क्लास को देखिए बेहतरीन तरीका से और तैयारी कर लीजिए। अब समय नहीं है, अब आपको बेहतरीन तरीका से तैयारी करना पड़ेगा और बेहतर से बेहतर नंबर लाने के लिए बस जो पैतरा बताई हो इसको अपना लीजिए। क्योंकि अगर हिंदी में आप कम से कम, मेरा लक्ष्य है कि हिंदी में आप लोगों को कम से कम नंबर ना आए तो 95 प्लस आना चाहिए। क्योंकि मैं 100 मार्क्स की तैयारी गारंटी के साथ करवाया हूँ। तो आप लोग बस हमारे सारे वीडियो को देख लीजिए, छोटा छोटा वीडियो रहता है, उन सारे वीडियो को देख लीजिए। अभी भी नहीं देखे ना तो 2 से 3 घंटा लगाकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिए, सारा नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।